नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र सरकार ने 45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के फायदे के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी वाले ऋण की घोषणा की। अगले वर्ष 31 मार्च तक स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह घटाकर 25% किया गया। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट से प्रवासी कामगारों, वेंटिलेटरों और वैक्सीन विकसित करने के लिए 31 अरब रुपए निर्धारित किए गए। कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 33% हुई। भारतीय रेल 22 मई से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करेगी। और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे लगभग 550 भारतीयों को लेकर 3 विशेष उड़ानें आज संचालित होंगी। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री के वित्तीय पैकेज के बारे में जानकारी दी। 20 लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। श्रीमती सीतारामन ने 6,40,000 करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की। ये पैकेज एमएसएमई, विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और 1 वर्ष तक इस पर ब्याज या मूलधन वापस करने से छूट की घोषणा की है। सरकार के 24% ईपीएफ योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया है। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद अब वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को ई मार्केट से भी जोड़ने की घोषणा की, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है, उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या पीएसयूज में है, उनको भी अगले 45 दिनों में वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25% कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध होगी। आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवंबर कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा। टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। श्रमिकों के वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा कराने की अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। श्रीमती सीतारामन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को विशेष योजना के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। भवन निर्माण कंपनियों को राहत देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए 6 महीने की और मोहलत दे दी है। बिजली वितरण कंपनियों को राहत देते हुए पीएफसी और आरईसी में 90,000 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अगले कुछ दिनों में सरकार के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की घोषणाओं से उद्योगों, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि जिन उपायों की घोषणा की गई है, उनसे बाजार में नकदी बढ़ेगी, कारोबारी अधिकार मजबूत होंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता सुदृढ़ होगी। भारतीय वाणिज्य और औद्योगिक परिसंघ फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को काफी राहत दी गई है। अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, ये एक तरीके से आज की आर्थिक परिस्थिति में बहुत लोग इसका विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा पैकेज आएगा, और उन्होंने जो इतना पैकेज अनाउंस किया है 10% ऑफ जीडीपी का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया जो रिफॉर्म्स है, लैंड लेबर के जो रिफॉर्म्स है, उनको भी वो आगे लेके जाएंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाएंगे और पूरे सप्लाई चेन पे फोकस करेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को दी गई विशेष वित्तीय सुविधा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश के आत्मनिर्भरता की मजबूत बुनियाद पड़ेगी। जो 2% की राहत दी है ईपीएफओ के रेट, तो उससे जो आम मजदूर है और जो वर्कर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जो टीडीएस में 25% कटौती हुई, उसमें 50,000 करोड़ रुपए का फायदा उन्होंने आम करदाता को दिया है। माइग्रेंट वर्कर्स की बात है और जो स्ट्रीट वेंडर्स, उनके जो मुद्दे हैं, जो आने वाले दिनों में जो अनाउंसमेंट होंगे उसमें वो ली जाएगी। मालवा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजीत सिंह ने इस राहत पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है। मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस बहुत बड़ी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा का स्वागत करता है। पीएम का यह कदम न केवल एमएसएमई को बल्कि गरीब वर्ग, अत्यंत गरीब वर्ग के साथ हर उस भारतीय को सहायता प्रदान करेगा जो इस समय आर्थिक रूप से टूट रहा है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के लिए 3,100 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। इस धनराशि में से करीब 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटरों की खरीद के लिए निर्धारित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का गठन इस वर्ष 27 मार्च को किया गया था। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस ट्रस्ट के पदेन सचिव हैं। एक रिपोर्ट। प्रवासियों और गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे मौजूदा उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों को पीएम केयर्स फंड से 1,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। यह राशि जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को प्रदान की जाएगी ताकि आवास की सुविधा प्रदान करने, भोजन की व्यवस्था करने, चिकित्सा उपचार प्रदान करने और प्रवासियों के लिए परिवहन व्यवस्था करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान की जा सके। भारतीय शैक्षणिक समुदाय, स्टार्टअप और उद्योग जगत एकजुट होकर अत्याधुनिक वैक्सीन के विकास में लगे हुए हैं। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वालों की सहायता के लिए 100 करोड़ की राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा। इस पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्रालय ने 22 मई से प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी करने का फैसला किया है। मौजूदा विशेष यात्री रेलगाड़ियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली अन्य रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए ये टिकट जारी किए जाएंगे। रेलवे ने तृतीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिए 100, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिए 50, चेयर कार के लिए 100 और प्रथम श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिए 20 सीटें प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए निर्धारित की है। एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी 20 और शयनयान के लिए 200 टिकटों की प्रतीक्षा सूची की समय सीमा तय की गई है। 22 मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए 15 मई से टिकट जारी करने के नियमों में बदलाव लागू होंगे। आरक्षण की अधिकतम अवधि 7 दिन रखी गई है। यात्री 15 मई से प्रतीक्षा सूची के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। इन रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए आरएसी टिकट जारी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 की वजह से देश के अन्य भागों में फंसे प्रदेश के निवासियों की सुविधा के लिए www.jkmonitoring.nic.in नाम का वेब पोर्टल शुरू किया है। नाम दर्ज कराने के बाद ये पोर्टल लोगों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी देना शुरू कर देता है।
जिन लोगों ने पहले से जम्मू कश्मीर प्रशासन के यहां अपना नाम www.jktop.in पर दर्ज कराया हुआ है, उन्हें फिर से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को टेलीफोन के जरिए जानकारी देने के लिए सातों दिन और 24 घंटे काम करने वाला एक हेल्पलाइन नंबर 019124669888 शुरू किया गया है। वंदे भारत मिशन के 8वें दिन आज जेद्दाह से कोच्चि के लिए, दुबई से भुवनेश्वर और नई दिल्ली के लिए अलग अलग विशेष उड़ान संचालित होंगी। इन उड़ानों से लगभग 550 यात्री वापस आएंगे। दुबई से भुवनेश्वर की उड़ान ओडिशा के लिए वंदे भारत मिशन के अंतर्गत पहली उड़ान होगी। संकट में फंसे मजदूरों, बुजुर्गों, इलाज की तुरंत जरूरत वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और कठिन स्थिति में फंसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही विमान में चढ़ने की अनुमति होगी। मिशन के अंतर्गत 500 से अधिक फंसे भारतीयों को लेकर ब्रिटेन और कुवैत से 2 विमान अहमदाबाद पहुंचे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कुवैत से 177 भारतीयों के साथ एक विमान कल शाम अहमदाबाद पहुंचा। इसी तरह ब्रिटेन से 327 भारतीयों को लेकर एक विमान आज तड़के अहमदाबाद पहुंचा। अब तक लगभग 750 फंसे भारतीयों को लेकर 4 विमान अहमदाबाद पहुंचे हैं। इस बीच राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 9,268 हो गई है। एक रिपोर्ट। राज्य के विविध अस्पतालों से कल 316 रोगियों को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,562 हुई है। अहमदाबाद में कल सबसे अधिक 292 मामले सामने आए। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के बाद राज्य में आर्थिक पुनरुद्धार के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव हसमुख अढ़िया के नेतृत्व में काम करेगी। यह कोविड-19 के कारण हर एक क्षेत्र को हुए आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाएगी और अलग अलग क्षेत्रों के लिए सिफारिशें देंगी और राज्य में आसानी से श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें देगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का क्रम जारी है। अभियान के पहले चरण के अंतर्गत शिकागो में फंसे 142 भारतीयों को लेकर विशेष उड़ान कल चेन्नई पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन यात्रियों में एक बच्चा और एक 62 वर्ष की महिला भी शामिल है। ढाका और मनीला से 425 यात्रियों को लेकर 2 और उड़ानों को आज चेन्नई पहुंचना है। चेन्नई से 170 लोगों को ढाका पहुंचाने के लिए भी एक उड़ान संचालित हो रही है। वंदे भारत मिशन के पहले चरण के अंतिम दिन शुक्रवार को लंदन से एक उड़ान की प्रतीक्षा है। इस बीच तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दलों ने वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में राज्य को शामिल नहीं किए जाने पर चिंता जताई है। इन नेताओं का कहना है कि अभी भी तमिलनाडु के हजारों लोग विदेशों में फंसे हैं और घर लौटना चाहते हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। मालदीव में फंसे भारतीयों की निकासी का दूसरा चरण 15 मई को शुरू होगा। भारतीय नौसेना का जलपोत जलाश्व मालदीव से 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि रवाना होगा। ये सभी लोग केरल और लक्षद्वीप के निवासी हैं। एयर इंडिया भी मालदीव से नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई के लिए विशेष उड़ान चलाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार ने 45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के फायदे के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी वाले ऋण की घोषणा की। अगले वर्ष 31 मार्च तक स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह घटाकर 25% किया गया। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट से प्रवासी कामगारों, वेंटिलेटरों और वैक्सीन विकसित करने के लिए 31 अरब रुपए निर्धारित किए गए। कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 33% हुई। भारतीय रेल 22 मई से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करेगी और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे लगभग 550 भारतीयों को लेकर 3 विशेष उड़ानें आज संचालित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के साथ राज्य में कोविड-19 के प्रबंधन और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कल तक देश भर में कोविड-19 के 74,281 मामलों का पता चला है, जिनमें से 24,386 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,415 रोगियों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिनों में कोविड मामलों के दुगना होने की अवधि भी 11 दिन थी, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये बढ़कर 12.6 दिन हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बीमारी से मृत्यु दर
3.2% और ठीक होने की दर 32.8% हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पंजाब ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलने की दिशा में अच्छा काम किया है। इनका उपयोग मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी आम बीमारियों की जांच तथा जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विस्तार के लिए किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निर्धारित दरों पर रोगियों का उपचार करने वाले नर्सिंग होम और पंजीकृत अस्पतालों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पर 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का पंजीकरण और 6 महीने भी बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी डॉक्टरों के सहयोग से कोविड-19 को आसानी से पराजित किया जा सकता है। इस बीच कोरोना वायरस अब राज्य के सभी 75 जिलों में फैल चुका है। हालांकि मरीजों की संख्या और मृत्यु दर में कमी बनी हुई है। चंदौली जिले में एक संक्रमित मरीज के पाए जाने के बाद प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण अब सभी 75 जिलों तक फैल चुका है। इस समय प्रदेश के 69 जिलों में 1744 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 4 मौतों के बाद मौतों का आंकड़ा 86 तक पहुंच गया है। अयोध्या के एक निवासी की स्पेशल ट्रेन में उन्नाव के पास मृत्यु हो जाने के बाद लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसके पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था। इस घटना के बाद पोस्टमार्टम से जुड़े सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और पोस्टमार्टम हाउस को बंद करते हुए उसके सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरठ में जिला प्रशासन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है और नागरिकों के लिए सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही आज खुलेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार सरकार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों में संक्रमण के अधिक मामले पाए जाने से राज्य में कोविड-19 से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों में जांच के बाद 332 लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली से वापस आए प्रवासी मजदूरों में संक्रमण के मामले अधिक हैं। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 953 हो गई है। 3 मई के बाद विशेष ट्रेन के जरिए दूसरे राज्य से आने वाले प्रवासी मजदूरों में 277 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इनमें दिल्ली से 78, गुजरात से 71, महाराष्ट्र से 57, पश्चिम बंगाल से 20 और हरियाणा से आने वाले 13 लोग शामिल हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि बाहर से आ रहे सभी प्रवासियों को विभिन्न प्रखंडों में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इससे संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद मिली है। 4000 से अधिक प्रखंड क्वारंटीन सेंटर में इस समय 2 लाख लोग हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 50% से अधिक हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 187 लोग जांच के बाद संक्रमित पाए गए, जिससे कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 4173 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1937 सक्रिय मामले हैं, जबकि कुल मिलाकर 2004 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में ही कुल 884 रोगियों में से 531 अब तक ठीक हो गए हैं। भोपाल में ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत कुल मरीजों का उल्लेखनीय रूप से 60% है। इसी तरह इंदौर में 45%, उज्जैन में 48%, खरगोन में 57%, धार में 46% और खंडवा में 48% रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं। इंदौर में 91 व्यक्तियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2107 हो गई है। प्रदेश में अब तक हुई कुल 232 मौतों में से अकेले इंदौर में 95 लोगों की मृत्यु हुई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान सरकार ने कल देर रात एक अधिसूचना जारी कर कुछ और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है। इस समय सरकार प्रवासी मजदूरों के मद्देनजर संगरोध केंद्रों में बड़े पैमाने पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, विद्युत उपकरण की दुकानें और वाहन विक्रय शोरूम खोलने की अनुमति दे दी है। मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट को केवल टेक अवे या होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ढाबे भी खोले जा सकेंगे। राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर संगरोध प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर ऐसी समितियां गठित की जाएंगी। जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, उनका पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को विशेष राहत दी है। राज्यव्यापी लॉकडाउन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और भारतीय डाक सेवा विभाग के कर्मियों ने जनजातीय और गैर जनजातीय इलाकों में अग्रिम भुगतान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर क्षेत्र के गांव गोहन की 90 वर्षीय शैंकरू देवी की खुशी का उस समय कोई ठिकाना न रहा जब डाकिया कर्फ्यू के दौरान पैदल चलकर उनकी 3 महीने की 4,500 रुपए की पेंशन लेकर घर पहुंचा। शैंकरू देवी इस उम्र में घर में अकेले होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही उनका मुख्य सहारा है। इस समय प्रदेश में ऐसे लगभग 3.85 लाख वृद्धजन हैं जिन्हें पेंशन सुविधा प्रदान की गई है। वहीं प्रदेश के पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को आगामी 6 महीने की पेंशन प्रदान की गई है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने न केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित बनाया बल्कि 43,026 पेंशन के नए मामले भी स्वीकृत किए। यही नहीं, विधवाओं और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी 850 रुपए से प्रति माह बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 31 नए मामले सामने आने से अब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 971 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 37 नए मामलों में 30 कश्मीर संभाग से जबकि 7 की पुष्टि जम्मू क्षेत्र से हुई है। 494 लोगों का उपचार चल रहा है जबकि 466 लोग ठीक हुए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। इस बीच प्रशासन कश्मीर संभाग में उद्योग और वाणिज्य विभाग रेड जोन से अलग क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू कर रहा है। इस समय कश्मीर में 31 शीत भंडार हैं जिनमें करीब 25,000 मीट्रिक टन का भंडारण किया गया है। सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों में गतिविधि को धीरे धीरे फिर से शुरू करने की अनुमति के लिए लॉकडाउन के उपायों के साथ कश्मीर संभाग में उद्योग और वाणिज्य विभाग ने औद्योगिक गतिविधि को बहाल किया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फल घाटी में कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था वो 1450 ट्रकों के द्वारा दिल्ली और अन्य टर्मिनल बाजारों में भेजा गया है। टर्मिनल बाजारों में फलों के उत्पादन की आपूर्ति करना निश्चय ही विक्रेताओं के लिए अच्छी कीमतें लाने में सहायक सिद्ध होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। महाराष्ट्र के नासिक जिले में कल मालेगांव के नगर निगम आयुक्त और सहायक आयुक्त कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इन दोनों अधिकारियों के अलावा 18 पुलिसकर्मियों और राज्य रिजर्व पुलिस बल के 8 जवानों में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। कल और 38 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद नासिक जिले में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 747 हो गई है। इनमें से 582 रोगी मालेगांव के, 40 नासिक शहर के और 91 जिले के अन्य भागों से हैं। तेलंगाना में कल 41 लोग जांच में कोविड-19 संक्रमित पाए गए। इनमें से 31 हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों के हैं। 10 मामले प्रवासी श्रमिकों में पाए गए जो देश के विभिन्न हिस्सों से घर वापस आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,367 हो गई है। कल 2 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। विभिन्न मंचों से प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों के खिलाफ सजग करने के प्रयासों के तहत तथ्य जांच करके आपको सही जानकारी दी जाती है। सोशल मीडिया और अन्य ऐप पर पोस्ट की गई एक खबर में दावा किया गया है कि सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 18 मई से 3 सप्ताह 5वें चरण की योजना तैयार की है। ये पोस्ट फर्जी है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञ सलाह कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि सांस लेने में तकलीफ, छींक, खांसी और कफ कोरोना संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं। कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल है वहां मिले, जांच कराएं और जांच कराने पे अगर कोरोना आता भी है तो इसमें कोई पैनिक और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है या आपको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। देश के राष्ट्रीय लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन संपूर्ण देश के लिए मौसम का व्यापक स्तर पर अनुमान व्यक्त करता है। इस मौसम रिपोर्ट में देश के प्रत्येक हिस्से की विस्तृत जानकारी होती है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी, गिलगित से गुवाहाटी और बाल्टिस्तान से पोर्ट ब्लेयर तक के मौसम का ब्यौरा दिया जाता है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है।
मुंबई में शाम को कहीं कहीं बादल घिर सकते हैं। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और तापमान 27 से 37 डिग्री के बीच रहेगा। कोलकाता में तेज आंधी की संभावना है। इधर उत्तर में जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा। शहर में वर्षा और तेज आंधी चलने का भी अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में तापमान 15 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री रहेगा। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। प्रसिद्ध क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लोगों से सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना का मुकाबला करने में सहयोग की अपील की है। अरे हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पा रहे हैं, मॉल में शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये तकलीफ है आपकी। अगर इसे आप तकलीफ समझते हैं तो तकलीफ आपने देखी नहीं है। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, म्युनिसिपल वर्कर्स, पुलिस अपनी जान की परवाह न करते हुए हम सब की सेवा में लगे हुए हैं। इन वॉरियर्स ने एक तरह से अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया है। मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है उसका अच्छे से पालन करें। आप सेफ तो भारत सेफ। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। विशाल कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज के पहले चरण का ऐलान आज के सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ रुपए की संजीवनी, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग, रियल एस्टेट और बिजली वितरण कंपनियों को सबसे पहले राहत। अमर उजाला के शब्द हैं, छोटे उद्योगों को बड़ी उम्मीदें, एमएसएमई को बिना गारंटी 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, आप सिर्फ कर्ज लो, गारंटी सरकार देगी। वित्त मंत्री की घोषणाओं में सबसे ज्यादा फोकस सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों पर। बकौल जनसत्ता, छोटे उद्योगों, करदाताओं के लिए खुला पिटारा, टीडीएस, टीसीएस दर में 25% की कमी। आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि नवंबर तक। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में बेचे जाएंगे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद। दैनिक जागरण में है, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की प्रधानमंत्री की अपील पर गृहमंत्री अमित शाह की पहल। मेट्रो और डीटीसी सेवा बहाल करने को हो रही तैयारी। नवभारत टाइम्स ने इसे पहले पृष्ठ पर देते हुए लिखा है, मेट्रो में 1 सीट छोड़कर बैठेंगे लोग, डीटीसी की बस में सिर्फ 20 सवारी। दैनिक जागरण के अनुसार लॉकडाउन 4 में 50% क्षमता के साथ बसें चलाने की तैयारी में दिल्ली सरकार। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एयर इंडिया 19 मई से शुरू करेगा विशेष घरेलू उड़ानें। अधिकांश उड़ानें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होंगी संचालित। देश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या में हो रहा है इजाफा। 3 दिन में 4,500 मरीज ठीक। नवभारत टाइम्स में है, पत्र ने स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से लिखा है, कोरोना टेस्टिंग क्षमता में बढ़ोतरी, रोजाना हो रही 95,000 टेस्टिंग। देश सेवा का मौका, 3 साल के लिए सेना में शामिल हो सकेंगे आम नागरिक। अमर उजाला लिखता है, टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही केंद्र सरकार। कोरोना और फेक न्यूज शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, 30% ट्वीट्स भरोसेमंद सोर्स से नहीं, फैक्ट चेकिंग 900% बढ़ी। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज से बचने के लिए ट्विटर पर देखें फेक न्यूज का लेबल। धन्यवाद नवीन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के फायदे के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी वाले ऋण की घोषणा की। अगले वर्ष 31 मार्च तक स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह घटाकर 25% किया गया। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट से प्रवासी कामगारों, वेंटिलेटरों और वैक्सीन विकसित करने के लिए 31 अरब रुपए निर्धारित किए गए। कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 33% हुई। भारतीय रेल 22 मई से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करेगी और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे लगभग 550 भारतीयों को लेकर 3 विशेष उड़ानें आज संचालित होंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।